नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे शक्ति की अवधारणा के बारे में और आज हम बात करेंगे केवल एक विचारक का। उस विचारक का नाम है मिशेल फूको। आप जानते होंगे कि मिशेल फूको फ्रांस का एक बहुत बड़ा विचारक रहा है और 1960 और 70 के दशक में वो बहुत ही जाना पहचाना एक दार्शनिक था जिसने कई क्षेत्रों में अपने नए विचार देकर अपने आप को स्थापित किया। हम आज उसके द्वारा शक्ति के बारे में जो नई व्याख्याएं दी गई है उसके बारे में बात करेंगे। उसने किसी एक पुस्तक में शक्ति की बात नहीं की है। उसकी शक्ति की अवधारणा बहुत सी किताबों में छुपी हुई है और कई जगह पर उजागर भी है। जैसे उसने पुस्तकें लिखनी शुरू की थी 60s के शुरू में और उससे लेकर 1984 में उसकी मृत्यु होती, उससे पहले तक वो किताबें लिख रहा था। उसके विचारों में परिवर्तन भी आया। आरंभ के वर्षों में वो एक स्ट्रक्चरलिस्ट था, संरचनावादी था। 66 के बाद वो उत्तर संरचनावादी बन जाता है और मूलतः वह उत्तर संरचनावादी या उत्तर आधुनिकतावादी के रूप में ही दुनिया में जाना जाता है। उसने शक्ति के बारे में बहुत नए प्रकार से विश्लेषण किया है और उस विश्लेषण की कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि उसने कहा कि शक्ति किसी संस्था में नहीं होती, किसी व्यक्ति के पास नहीं होती, किसी समूह के पास नहीं होती। ये जो फूको से पहले जितने विचारक थे वो ये मानते थे शक्ति किसी न किसी के पास होती है। जैसे थॉमस हॉब्स ने कहा था वही शक्ति सबके पास होती है, हर व्यक्ति के पास होती है। फिर अंत में उसने कहा कि इस व्यक्ति इसको सही ढंग से नहीं संभाल सकता, इसलिए इसको त्याग देता है और सारी शक्ति लेवियाथन को दे देता है। तो वो एक जगह है जहाँ पर सारी शक्तियाँ होती हैं। बाद में हम देखें कार्ल मार्क्स की बात करें तो कहता है शक्ति उत्पादन की शक्तियों पर नियंत्रण करने वाले समूह के पास होती है, जिसे वो एक बुर्जुआ वर्ग का नाम देता है। तो उदारवादी हो, चाहे हॉब्स हो, चाहे लॉक हो, जो मानता है कि शक्ति सरकार में होती है लेकिन वो सहमति पर आधारित होती है, ये सभी विचारक ये मानते थे कि शक्ति कोई ऐसी सामर्थ्य है, ऐसा मूल्य है जो कहीं पर होता है और जिसका उपयोग किया जाता है। फूको ने इस अवधारणा की इस व्याख्या की आलोचना की है। उसने कहा शक्ति की ये परिभाषा ही गलत है कि वो कहीं पर होती है। शक्ति संबंधों के मध्य में होती है। इट इज़ रिलेशनल एंड नॉट पोजिशनल। जैसे हम उसमें देखते हैं फिजिक्स में कि जो एटम होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पोजिशनल भी होते हैं और वेव के रूप में भी होते हैं, दोनों होते हैं। तो इसी प्रकार से ये कह रहा है फूको कि शक्ति रिलेशनल होती है, पोजीशन नहीं होती, कहीं जगह पर नहीं होती, किसी जगह पर वो चलती रहती है, संबंधों के मध्य में बदलती रहती है। इसलिए जब तक दो या दो से अधिक व्यक्ति या समाज के समूह नहीं होंगे तब तक शक्ति की बात करना निरर्थक है। ये पहला उसका एक नवीन प्रकार का योगदान है शक्ति को समझने के लिए। दूसरी बात वो कहता है शक्ति केवल राजनीति में नहीं होती। मैंने पहले बताया था आपको कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को परिभाषित करते समय मॉर्गनथाउ ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अन्य सभी राजनीतियों की तरह शक्ति का संघर्ष है। बर्ट्रैंड रसेल ने कहा था कि शक्ति राजनीति का केंद्र है। तो अधिकतर विचारक ये मानते थे कि शक्ति राजनीति में होती है, इसका अर्थ है वो राज्य में होती है अंत में जाकर। फूको कहता है कि शक्ति राज्य में नहीं होती, केवल राज्य में नहीं होती, राज्य में भी होती है लेकिन केवल राज्य में नहीं होती। शक्ति सब जगह होती है। शक्ति परिवार में होती है, शक्ति स्कूलों में होती है, शक्ति चर्च में होती है,
शक्ति जेल में होती है, शक्ति धार्मिक संस्थानों में होती है, शक्ति धार्मिक वो जो बहुत से काम किए जाते हैं उनमें होती है, सामाजिक कार्यों में होती है और राजनीति में तो होती है। सो पॉलिटिक्स इज़ एवरीवेयर, ये उसका कथन है। पॉलिटिक्स इज़ एवरीवेयर नॉट बिकॉज इट एम्ब्रेसेस एवरीथिंग, इसलिए सब जगह नहीं है कि सब जगह को अपने साथ जोड़ती है, इसलिए है कि ये सब जगह से उत्पन्न होती है एवरीथिंग, बट बिकॉज इट कम्स फ्रॉम एवरीवेयर, ये हर जगह से आती है, हर जगह जाती नहीं है, हर जगह से आती है शक्ति। और शक्ति इसलिए स्कूलों में होती है, हॉस्पिटल्स में होती है, प्रिजन्स में होती है, यूनिवर्सिटीज़ में होती है, फैमिली में होती है, मीडिया में होती है, जहाँ जिसका नाम लो सब जगह होती है। ये दूसरी बात उसने बताई। और चूँकि शक्ति इन सब जगह पर होती है, इसलिए ये सारी जगह व्यक्तियों के सोचने की, समझने की शक्ति को प्रभावित करती है। ठीक है। तीसरी बात वो कहता है शक्ति केवल दमनकारी नहीं होती। जो सामान्यतः शक्ति का शब्द सुनते हैं हम सोचते हैं कि इसका प्रयोग किसके खिलाफ किया जाएगा, दमनकारी है। शक्ति दमनकारी नहीं होती, केवल शक्ति उत्पादनकारी भी होती है, प्रोडक्टिव भी होती है। शक्ति से नॉलेज क्रिएट होती है, शक्ति से आइडेंटिटीज़ बनती है, शक्ति से नॉर्म बनते हैं, कैटेगरीज बनती है, ट्रुथ बनता है, बिहेवियर बनता है। फॉर इंस्टेंस वो कहता है कि एक स्कूल जो है जिसके पास शक्ति होती है बच्चों को पनिश करने की, वो एक कैटेगरी बनाता है कि ये तो पढ़ने में कमज़ोर बच्चा है और ये पढ़ने में होशियार बच्चा है। दीज आर टू डिफरेंट कैटेगरीज। ये खेलने में होशियार बच्चा है, ये खेलने में अच्छा नहीं है। तो वो बच्चों में कैटेगरीज क्रिएट करता है शक्ति का प्रयोग करके, तो उत्पादन कर रहा है कोई न कोई। हॉस्पिटल जो हैं वो ये कैटेगरीज क्रिएट करते हैं, ये मेंटली इल है, ये मानसिक रूप से बीमार है, ये नहीं है, ये स्वस्थ हो गया है, इसको छुट्टी मिलनी चाहिए, ये स्वस्थ है, ये अभी बीमार है, इसको हॉस्पिटल में भर्ती रहना चाहिए। तो स्वस्थ व्यक्ति कौन होता है, ये हॉस्पिटल तय करता है। मानसिक रूप से बीमार कौन है, ये हॉस्पिटल तय करता है। वो अपनी शक्ति का प्रयोग करके नई कैटेगरीज क्रिएट करते हैं। तो शक्ति प्रोड्यूस भी करती है। शक्ति कहती है कि ये प्रोफेसर, इसका सिलेक्शन यूनिवर्सिटी में हुआ है, ये पढ़ाने योग्य है। दूसरा प्रोफेसर जो उससे बेहतर हो सकता है पढ़ाई लिखाई में, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन नहीं हुआ है, कॉलेज में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उसको पढ़ने की इजाज़त, पढ़ाने की इजाज़त नहीं मिली है सरकार की तरफ से, तो लोग उसकी बात को नहीं मानेंगे, सुनेंगे नहीं। तो उसने कैटेगरी क्रिएट करती है यूनिवर्सिटी भी, ये हमारा एम्प्लॉय है, ये हमारा एम्प्लॉय नहीं है, इसके ज्ञान को हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इसके ज्ञान को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। इसके बाद जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उसने दिया है फूको ने, वो शक्ति और ज्ञान के मध्य के संबंधों के बारे में दिया है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। उसकी किताब भी है पावर ऑब्लिक नॉलेज। ये आइडिया बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि वो ये कहता है कि नॉलेज और पावर दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती। पावर जो होती है, शक्ति जो होती है, वो नॉलेज का उपयोग करती है अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए, और उस प्रभाव को बढ़ा के वो नॉलेज क्रिएट करती है। जैसे नॉलेज आती है कि भाई यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस कैसे होने चाहिए, तो पावर उसके हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस को नियंत्रित करती है, राज्य के शिक्षा पर नियंत्रण करके अपने मूल्य जिसमें परिलक्षित हो सके, वह जो रूलिंग एलीट होता है वो उन मूल्यों को पढ़ाने के ऊपर बल देता है। जब उन मूल्यों से बच्चे पढ़ते हैं तो वो एक नई नॉलेज क्रिएट करते हैं, फिर उस नॉलेज का उपयोग वापस से राज्य करता है, उस शिक्षा पद्धति का वापस से मूल्यांकन करता है, फिर उसमें संशोधन करता है। तो ये एक गोल चक्कर चलता रहता है। ज्ञान से शक्ति को बल मिलता है, शक्ति ज्ञान को क्रिएट करती है, और ज्ञान फिर नया पैदा होता है, वो फिर शक्ति को सपोर्ट करता है या शक्ति को बल देता है। तो पावर और नॉलेज जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। जैसे डॉक्टर जो है,
वो ये तय कर, जो इसके पास नॉलेज है वो तय करता है कि बीमार कौन है। साइकेट्रिस्ट तय करता है कि मेंटल डिसऑर्डर किसका है। क्रिमिनोलॉजिस्ट डिफाइन करता है कि क्रिमिनलिटी क्या होती है। तो नॉलेज ऑथोरिटी देता है। आप डॉक्टर को देख के डॉक्टर की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करते, आप पुलिस की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करते, आप जज की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करते। ये वो नॉलेज से बने। सबके पास अपनी अपनी नॉलेज है। उस नॉलेज को पावर डिटरमाइन करती है कि ये नॉलेज एक्सेप्टेड ट्रुथ माना जाए नहीं माना जाए। एक डॉक्टर ने इलाज किया, उसने उसको कहा कि ये ठीक है। अब उसको वो बाद में बाहर घर जाके वो बीमार होकर मर गया, तो मुकदमा उस पर आप कर देंगे घर वाले के साथ, डॉक्टर ने ठीक से देखा नहीं। मुकदमा होगा तो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में फिर डिसीजन होगा ये कि साहब डॉक्टर ने सही किया था गलत किया था। यानी पावर विल डिसाइड दैट द नॉलेज ऑफ डॉक्टर इज ऑथेंटिकेट और नॉट। पुलिस ने किसी को पकड़ लिया, कहीं चोरी पे इल्ज़ाम है, हमने उसको चैलेंज किया, मान लो वकील ने चैलेंज करते हैं, वकील कोर्ट में केस जाता है, जज ये तय करता है कि ये इसने चोरी की या नहीं की। तो नॉलेज तो इंस्पेक्टर की है, इसलिए उसने नॉलेज को इस अथॉरिटी क्रिएट कर ली, उसके पास अथॉरिटी है चोर को पकड़ने की। लेकिन अंतिम रूप से शक्ति यह तय करेगी कि जो उसने काम किया है वो सही है गलत है। तो इसे हम कह सकते हैं कि पावर और नॉलेज के संबंध बड़े ही जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे में। जिसे हम एक अर्थ में कह सकते हैं दे आर इवन कन्वर्टेबल टर्म्स, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, ये भी माना जा सकता है। एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण फूको कहता है, वो कहता है डिसिप्लिनरी पावर के बारे में। वो कहता है कि मूल रूप से जो शक्ति होती है वो ब्रूट फोर्स का उपयोग कम करती है जहाँ तक हो सके, और डिसिप्लिन का उपयोग ज़्यादा करती है। जैसे आप जानते हैं कि हॉस्पिटल्स सिखाते हैं डिसिप्लिन, स्कूल्स सिखाते हैं डिसिप्लिन, पुलिस और मिलिट्री सिखाती है डिसिप्लिन, फैक्ट्रीज सिखाती है डिसिप्लिन, ये सब डिसिप्लिन सिखाते हैं। नौकरी का मतलब ये डिसिप्लिन है। कोई भी नौकरी, उसका अर्थ क्या है, 10 बजे पहुंचना है आपको, 5 बजे तक काम करना है। मिलिट्री में हो तो ये ड्रेस पहननी है, ये सुबह एक्सरसाइज करनी है, अपने बॉस की बात को मानना है बिना किसी हिचकिचाहट के। तो वो अगर 20-25 साल तक मिलिट्री में या पुलिस में है तो उसके स्वभाव में आ जाता है कि अपने सीनियर ऑफिसर की बात को बिना सोचे समझे बात को हाँ भरनी है। तो उससे समाज में नियंत्रित करना ज़्यादा आसान होता है बनिस्पत कि आप गोलियां चला दो समाज पे। तो समाज जब उनको देखता है तो वो समझ जाता है कि उसे डिसिप्लिन का पालन करना है। और डिसिप्लिन का पालन करने का अर्थ है कि आपको सत्ता को चैलेंज नहीं करना है, पावर को, शक्ति को चैलेंज नहीं करना है, शक्ति की बात को स्वीकार करना है। तो पावर जब सघन हो जाती है, शक्ति जब परिपक्व हो जाती है, तो सत्ता शक्ति का उपयोग अनुशासन क्रिएट करने में करता है, न कि वॉयलेंस में या ब्रूट फोर्स में करता है। ये एक नई प्रकार की व्याख्या है जो फूको दे रहा है शक्ति के प्रयोग के ऊपर। इसी प्रकार से उसने एक अवधारणा ली है जो जेरेमी बेंथम की थी। बेंथम ने कहा था, एक प्रिजन का उसने एक चित्र बनाया था कि एक ऐसे प्रिजन होने चाहिए जिन्हें वो कहता है पेनॉप्टिकन शब्द है बेंथम का, कि एक ऐसा प्रिजन हो, ऐसा जेल हो जिसमें जो जेलर है या उसके जो अधिकारी हैं वो जेल के हर कैदी पर निगाह रख सके और कैदियों को मालूम ही नहीं पड़े कि उन पर निगाह रखी जा रही है। आजकल तो आ गया है जो हम देखते हैं कि कैमरे लगे होते हैं, उससे सब कुछ कंट्रोल किया जाता है। हर फैक्ट्री में लग गए, कॉलेजों में लग गए, आपके संसद में लगे हुए हैं, बाहर हर संस्थान में आजकल वो लगे हैं। वो पेनॉप्टिकन ही है कि उसका मालिक जो है उस संस्थान का, या मैनेजमेंट जो है, वो अपने कमरे में बैठे बैठे देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। और उनको ये पता है जो काम करने वाले हैं कि भाई हमारे ऊपर नज़र रखी जा रही है। क्या कहाँ रखी जा रही है उनको पता नहीं है, कब तक रखी जा रही है, लेकिन उनको ये आभास है कि उन पर नज़र रखी जा रही है। इतना होते ही वो डिसिप्लिन में रहने लग जाते हैं, वो काम करने लग जाते हैं, वो चैलेंज नहीं करते अथॉरिटी को, वो षड्यंत्र नहीं करते बैठ के, कि षड्यंत्र करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा, हमको नौकरी निकाल देंगे। तो न तो षड्यंत्र करते हैं, न साथ बैठते हैं। साथ बैठते हैं तो बड़े कॉशियसली वर्कर्स एक दूसरे से बड़े ढंग से बात करते हैं,
मालिक के खिलाफ, मैनेजमेंट के खिलाफ बात नहीं करते हैं। तो ये बातें क्या है, ये शक्ति का प्रदर्शन है। फूको का कहना है कि ये मॉनिटरिंग करना शक्ति का प्रदर्शन एक नए प्रकार का, जिसमें बिना किसी ताकत के, बिना किसी फोर्स के, बिना किसी हिंसा के आप लोगों पर नियंत्रण रख सकते हो, शक्ति का प्रयोग कर सकते हो। एक और बात वो जो कहता है, वो कहता है कि एक शब्द है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का अर्थ यह है कि सोसाइटी ये तय करती है कि नॉर्मल कौन है। उसने किताब लिखी बड़ी अच्छी, मैडनेस के ऊपर, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। उसने कहा ये जो पागलपन है, आप अगर इतिहास में देखें, जो उसने देखने का प्रयास किया है, वो 15वीं-16वीं शताब्दी तक मध्य युग में पागलपन का कोई पागलखाना नहीं बना था। ये पागलखाने बनने शुरू हुए कब? जब ये विचार शुरू हुआ कि मनुष्य अपनी बुद्धि से एक स्टैंडर्ड तैयार कर ले कि मनुष्य का बिहेवियर, व्यवहार ऐसा होना चाहिए, विवेकीकृत व्यवहार ये होता है। जब विवेकीकृत व्यवहार को सारे राज्य ने स्वीकार कर लिया कि नागरिकों का विवेकीकृत व्यवहार ऐसा होना चाहिए, तो जो भी उससे डेविएट करेगा, उस नॉर्म्स को स्वीकार नहीं करेगा, उसको पागल करार कर दिया गया और उसको पागलखाने भेज दिया गया। वो कोई अपराधी नहीं है, अपराध नहीं कर रहा। अपराध के लिए तो जेल बनी हुई है, जेलें तो बहुत पहले से बनी हुई है, सुकरात के समय से है जेलें तो, लेकिन पागलखाने नहीं थे। तो माना जाता था भाई, जो क्योंकि कोई स्टैंडर्ड मापदंड नहीं था जनता के मानसिक स्वास्थ्य को मापने का। अलग अलग तरह के व्यवहार लोग करते हैं, अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग तरह की भाषा बोलते हैं, अलग अलग तरह से अपना गुस्सा व्यक्त करते हैं, अपनी हंसी, अपनी खुशी को व्यक्त करते हैं। तो कोई स्टैंडर्डाइज्ड कोई क्राइटेरिया नहीं था, कोई मापदंड नहीं था जिससे तय किया जाए कि सही है गलत है। लेकिन जब से ये एनलाइटनमेंट आया 18वीं शताब्दी से, उससे पहले से बात शुरू हो गई थी ये कि दुनिया में सब लोग विवेकीकृत व्यवहार करें, यही मूल बात है। तो जो भी अविवेकीकृत व्यवहार होगा उसको हम मानेंगे ये पागल है। जैसे आज भी है, आप मान सकते हो कोई कवि है तो हम कहते हैं यार ये कविता करता है, ये क्या कर रहा है, पागलपन ही है। अब वो किसी का नुकसान नहीं कर रहा है इसलिए उसको सामने पागल नहीं कहते। लेकिन आप किसी से मिलवाइए मैं कवि हूँ, तो लोग क्या पूछेंगे, अच्छा भाई कवि हो तो हो, वो तो ठीक है, लेकिन करते क्या हो? यानी वो ये मानते ही नहीं है कि कविता करना भी कोई काम है, क्योंकि कविता करना रेशनल एंटरप्राइजेस में नहीं आता। आपको मैं पढ़ाता हूँ, आपको मैं क्लर्क हूँ, आपको मैं, मेरी दुकान है, तो सब स्वीकार कर लेंगे, हाँ भाई ये तो रेशनल है। लेकिन आपको मैं कविता लिखता हूँ, मैं सिर्फ चित्रकारी करता हूँ, तो कहेंगे यार ये पता नहीं कौन आदमी है, इसका पेट कैसे भरता है, इसके परिवार कैसे चलता है, क्योंकि ये तो कोई रेशनल एंटरप्राइज नहीं है, ये तो कोई विवेकीकृत धंधा नहीं है जिससे कि पेट भरा जा सके। तो ये अगर वो ज़्यादा ऐसा करता है तो उसको कहेगा यार ये मानसिक रूप से कुछ गड़बड़ है, इसको ठीक करो, ये घर का ध्यान नहीं रखता, बच्चों का ध्यान नहीं रख रहा, परिवार का ध्यान नहीं रख रहा, कविता लिखे जा रहा है। तो ये बातें शुरू होती है जब 18वीं शताब्दी या उससे पहले 17वीं शताब्दी तक ये बातें शुरू हो गई थी कि एक जैसा एक सामान्य व्यवहार है जिसको स्वीकार किया जाना चाहिए। अगर उस सामान्य व्यवहार को स्वीकार नहीं करता है कोई, तो उसे पागल खाने में भर्ती करा दो। और डॉक्टर उस कहेगा ये मेंटल इलनेस है। मेंटल इलनेस का मतलब ये, उसको ऐसी दवाइयाँ दो, उस पर ऐसे प्रयोग करो जिससे कि वो धीरे धीरे अपना जो यूनिकनेस है, जो सामान्य जन से अलग व्यवहार कर रहा है, वो बंद कर दे और सामान्य जन से यानी भीड़ का हिस्सा बन जाए, तब तो वो सामान्य है। और भीड़ से अलग दिखे तो वो असामान्य है, तो वो पागल है। जितने बड़े क्रांतिकारी हुए उन सबको पागल ही माना जाता था। जो सफल हो गए उनको हमने कहा बहुत महान आदमी है, जो असफल रह गए उनको कहा पागल थे। तो पागलपन और जीनियस जैसा कहा जाता है कि बीच में अंतर सिर्फ सफलता और असफलता का होता है। अगर आप सफल हो तो आपको कहेगा जो आप जीनियस था। अब जैसे आइंस्टीन के बारे में कहा जाता है, आइंस्टीन जीनियस था, उसका आईक्यू इतना बड़ा था 150 से भी ज़्यादा, और उसने फिजिक्स के इतने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था, नई प्रकार की अवधारणाएं दी थी। लेकिन उसके बारे में कहा जाता है कि वो एक प्रकार का साबुन रखता था अपने साथ जब वो टूर पे जाता था, इधर उधर लेक्चर देने जाता रहता था, जिससे वो दाढ़ी बनाता था, जिससे वो नहाते समय काम में लेता था और जिससे कपड़े धोता था। आज तो हम ये तीनों साबुन अलग अलग मानते हैं कि भाई जिससे नहाए वो साबुन अलग होता है, जिससे दाढ़ी बनाए वो साबुन अलग होता है,
जिससे कपड़े धोएं वो तीसरे प्रकार का साबुन होता है, लेकिन वो आइंस्टीन एक ही प्रकार का साबुन रखता था। जब उससे पूछा गया कि यार तुम एक ही प्रकार का साबुन क्यों रखते हो, यू कैन अफोर्ड 3 टाइप्स, तो उसने कहा बात यह है कि मैं ये 3 तरह के साबुन रखने पर मुझे कन्फ्यूज़न हो जाता है कौन सा साबुन किसका है। आप सोचिए, जो आदमी फिजिक्स की इतनी कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सॉल्व कर सकता है, वो इतनी छोटी सी बात कि 3 प्रकार के साबुनों को अलग अलग कैसे रखूँ, इसी में कंफ्यूज हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, यार ये पागल है। लेकिन चूंकि वो सफल था, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं थी उसको कहने की वो पागल है। अगर यही बात कोई साधारण व्यक्ति करता जो इतना सफल नहीं हो, तो लोग कहते यार ये पागल है, देखो 3 अलग अलग साबुन रखना चाहिए, कि साबुन रखता है, इसमें ये भी इतनी भी अक्ल नहीं है कि 3 साबुनों को अलग कर सके। दिस इज व्हाट मिशेल फूको इज सेइंग, कि मैडनेस को का अर्थ है कि आप नॉर्मल नहीं हो, और नॉर्मल का अर्थ है जो विवेकीकृत जो व्यवहार है, जिसको समाज ने स्वीकृति प्रदान की है, वैसा व्यवहार अगर आप नहीं करते तो आप नॉर्मल नहीं हो, आप एबनॉर्मल हो, इसका मतलब आप पागल हो, और आपको पागल खाने में रखना चाहिए। तो नॉर्मलाइजेशन पावर का एक तरीका है। पावर, सत्ता ये तय करती है कि नॉर्मल बिहेवियर क्या है, हम थोड़ी तय करते हैं। सत्ता तय करती है कि लाल बत्ती पे रुकना है, हरी बत्ती पे चलना है। सत्ता तय करती है कि सड़क की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, और हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम उसको फॉलो करें। अगर फॉलो नहीं करते इन नियमों को, तो हमको कहेंगे यार ये तो इसको पागल खाने बंद करो, इसको समझ में नहीं आता। आप जो कभी जाके देखिए, आप लाल बत्ती पे निकल जाइए, पुलिस वाला पकड़ लेगा तो आपको क्या हो, आप कहोगे मैं मानता ही नहीं लाल बत्ती को। लाल बत्ती हरी बत्ती क्या होती है, सड़क है, मैं निकल रहा हूँ गाड़ी, तो पुलिस वाला क्या कहेगा, कहे यार आप पागल हो क्या, ये नहीं कहेगा, यही कहेगा। यानी जो जिसको सब लोग स्वीकार कर रहे हैं उसको आप मान ही नहीं रहे हो। सारा शहर स्वीकार कर रहा है कि भाई लाल बत्ती पे रुकना है, हरी बत्ती पे चलना है, और आप गाड़ी भगाए जा रहे हो। तो या तो आप कोई स्मगलर हो, कोई हत्या करके भाग रहे हो, कोई चोरी करके भाग रहे हो, वो सब नहीं हो, और आप ये तर्क दे रहे हो कि साहब मैं तो इनको नहीं मानता यार, क्या लाल और हरी क्या होती है, देख लूँगा। कोई स्टूडेंट सभी देख के चला रहा है गाड़ी, एक्सीडेंट क्यों होगा हमारा, इधर वाला भी देख रहा है, इधर वाला भी देख रहा है, सभी देख रहे हैं, इसमें लाल हरी की क्या ज़रूरत है। तो आप क्या कहोगे कि यार ये थोड़ा सा क्रैक है, थोड़ा सा पागल है, थोड़ा अलग प्रकार का है। कहीं पे कोई भाषण दे रहा हो और एक बीच में कोई खड़ा हो जाए और कहने लगे आप बिल्कुल बकवास बोल रहे हो, आपको कुछ नहीं आता बोलना, तो बाकी लोग क्या कहेंगे, अरे यार ये पागल है क्या, ऐसे कैसे बोल रहा है, बिकॉज हिज बिहेवियर इज़ नॉट नॉर्मल। सो ये कह रहा है फूको कि नॉर्मलाइजेशन एक और प्रक्रिया है, एक और तरीका है जिससे कि शक्ति नियंत्रण करती है जनता पर। एक और बात वो बड़ी महत्वपूर्ण कहता है, जो फिर उसकी नई बात है, वो है बायो पावर। बायो पावर, उसने अपने बाद के जो राइटिंग्स थी, मुख्य रूप से उसने 3 वॉल्यूम लिखे थे, हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, उसमें इस बात को बड़े जो पुरजोर तरीके से उठाया था कि आजकल जो शक्ति है उसका करैक्टर बदल गया है। शक्ति को, लोगों को नियंत्रण करने के लिए मृत्युदंड देना ज़रूरी नहीं है, वो बायो पावर से नियंत्रित कर लेती है। बायो पावर का अर्थ क्या है कि वो पब्लिक हेल्थ पर उनका नियंत्रण है। एपिडेमिक्स फैल जाए तो कैसे बचाया जाए, ये उस पर नियंत्रण है। कौन सी दवाई काम में लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। अभी हमारे यहाँ कोरोना फैला था तो कितना हल्ला मचा था कि कोरोना नियंत्रण में कैसा आएगा, कोरोना के लिए कौन सी दवाई आनी चाहिए, अमेरिका से आ रही है कि इंडिया की बननी चाहिए, रशिया से आ रही है, उसके क्या परिणाम होंगे। और तो वो सारा नियंत्रण कौन कर रहा था, सरकार कर रही थी। तो सरकार बीमारियों को नियंत्रित करती है, बीमारियों की दवाइयों को नियंत्रित करती है, वो वैक्सीनेशन को नियंत्रण करती है, सैनिटेशन को नियंत्रित करती है। आप देख सकते हो कि आपके मोहल्ले में कचरा बहुत है, अब कचरे तो सब जगह होते हैं, ठीक होते रहते हैं, लेकिन आप क्या देखते हो, कई बार देखते हो, आपने देखा होगा टीवी वगैरह में कि मोहल्ले के लोग कह रहे हैं साहब हमारे यहाँ तो आ ही नहीं रहा, उस पास वाला मोहल्ला तो बिल्कुल साफ़ पड़ा है, क्योंकि वहाँ पे तो सरकार के लोग रहते हैं, तो उन्होंने अपना मोहल्ला तो साफ़ करा लिया, और हमारे मोहल्ले को साफ़ ही नहीं करवा रहे, वहाँ सैनिटेशन की बड़ी प्रॉब्लम है, तो हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। तो सरकार को आपको मारने के लिए सिर्फ सैनिटेशन की व्यवस्था को थोड़ा सा गड़बड़ करना है, आप वैसे बीमारी से मर जाओगे, गरीबी से तो मर ही रहे हो, बीमारी से और मर जाओगे। ये कह रहा है फूको कि अब सरकार के पास बहुत से तरीके आ गए हैं
अब आपको ये थ्रेटन करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको मृत्युदंड मिलेगा। आपके मोहल्ले की जो नालियाँ हैं उसको चौक हो गई है तो उसको ठीक मत कराओ, यही बहुत है। आपकी सड़क टूटी-फूटी है, इसको ठीक मत कराओ बहुत दिनों तक, 2-4 तो वहीं एक्सीडेंट हो जाएँगे। और खुद के जहाँ रहते हो वहाँ पे बिल्कुल चाक बंद होना चाहिए, वहाँ बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो ये कौन तय करता है? ये तो सरकार तय करती है। तो सरकार तय करती है तो इसका अर्थ है बायो पावर अब सरकार के पास आ गई है। दिस इज कॉल्ड बायो पावर। और अंत में वो कहता है कि ऐसा है कि शक्ति तो सब जगह होती है, लेकिन इसको ये भी मानना चाहिए कि इसका विरोध भी सब जगह होता है। बड़ा फेमस स्टेटमेंट है उसका, वेयर देर इज पावर देर इज रेजिस्टेंस। जहाँ शक्ति है वहाँ उसका विरोध भी होगा। इसलिए शक्ति जिनके पास है उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि शक्ति तो आती जाती रहती है, लेकिन विरोध कंटिन्यूस रहता है। इसलिए जब आपके पास शक्ति हो उस समय आप अगर उस शक्ति का उपयोग प्रोडक्टिव काम के लिए कर रहे हो, भला करने के लिए कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप उसको दमनकारी नीतियाँ अपना रहे हो उससे, तो एक न एक दिन ऐसा आएगा जब आपको सत्ता से हटा दिया जाएगा, शक्तिहीन कर दिया जाएगा। क्योंकि शक्ति में ही विरोध के बीज बने हुए होते हैं। विरोध कहीं बाहर से नहीं आता, वो शक्ति में ही होता है। तो इस तरह से मिशेल फूको एक बहुत बड़ा विचारक है। इसके बहुत से विचार हैं, हम अलग अलग वीडियोस इसके बनाते रहेंगे, क्योंकि हर विचार पर पूरे वीडियो बन सकते हैं। अभी मैं चूँकि राजनीति विज्ञान की हम बात कर रहे हैं, इसलिए शक्ति के संबंध में क्या विचार है वो बताया मैंने। इसके जो दूसरे विचार है वो मेरे दूसरे वीडियो चैनल जो है उसमें आ रहे हैं, उसमें और भी मैं बताता रहूँगा आपको और बात करते रहेंगे। चलिए आज हम इतना ही देखते हैं। नमस्कार।